वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 21 मार्च और हम यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पूरे वीक के, आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 4-5 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो इस पूरे वीक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बेफिक्र रहिए। दरअसल बात ऐसी हो गई थी कि होली पर ना घर जाने की वजह से गांव चला गया था, लेकिन वहां पर मैं ये सारा अपना लैपटॉप और ये लेकर के गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे नेटवर्क का बहुत इशू था, जिस वजह से मैं आपकी कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था नेटवर्क की वजह से, ठीक है। तो अभी जो पिछला एक वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि WPL 2025 का खिताब कौन जीता है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। जैसे आईपीएल सुना होगा ना आपने, जो घरेलू टूर्नामेंट है आईपीएल, 20-20 ओवर का मैच होता है क्रिकेट का, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता होती है, वैसे ही महिलाओं का ये आईपीएल है एक तरह से, है ना। इसे क्या कहा जाता है? वुमेन्स प्रीमियर लीग, WPL। अगर मैं WPL की बात करूं तो अभी जो इसका खिताब जीता है वो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। और किसको हरा करके जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और कितने रन से हराया था? तो ध्यान रखिएगा, 8 रन से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ पॉइंट की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि आपको ध्यान रखना है, इस वुमेन्स प्रीमियर लीग या महिला प्रीमियर लीग की बात करूं तो इसका पार्टनर कौन है? स्पॉन्सर करने वाला तो टाटा है। देखिए, आपने देखा होगा कि टाटा आईपीएल या टाटा WPL, तो ध्यान रखिएगा स्पॉन्सर कौन है? टाटा है, ठीक है। फिर इस बार जो इसका संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? पहली बार जो इसका आयोजन किया गया था वो 2023 में किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उस टाइम पे विजेता कौन था? तो मुंबई इंडियंस पहला संस्करण जीती थी। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे संस्करण का, तो इसका आयोजन कब हुआ था? 2024 में हुआ था। और इसको किसने जीता था? तो आरसीबी ने जीता था। देखिए, आरसीबी यानी पुरुष टीम तो कभी जीत नहीं पाई आईपीएल में, महिलाओं ने कमाल कर दिया है। आरसीबी पहली बार कोई ट्रॉफी जीती है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये महिलाओं की टीम ने जीती है ना। पुरुषों की टीम ने जीती ही नहीं है आज तक। फिर तीसरा जो आपका चल रहा है ना, तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन अभी 2025 में हुआ है। और इसे किसने जीता है? तो इसे फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और राज की बात बताऊं तो यहाँ पे विजेता तो आपको पता है कि मुंबई इंडियंस है, उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। और तीनों सीजन के अंदर उप विजेता जो है वो आपकी दिल्ली कैपिटल्स थी, पहले सीजन में, दूसरे सीजन में और तीसरे सीजन में। यानी दिल्ली कैपिटल्स काफी अच्छी टीम है महिलाओं वाली। फिर बात करते हैं पर्पल कैप। पर्पल कैप का मतलब क्या होता है? पर्पल कैप का मतलब ये होता है कि किसने सबसे ज्यादा विकेट लिया है ना। जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन? तो यहाँ पे नाम याद रखना, अमेलिया केर का, मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी। फिर ऑरेंज कैप की बात करूं, यानी सर्वाधिक रन की बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो नेट साइबर ब्रेट का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? नेट साइबर ब्रेट। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी ये। और ये है कौन सी कंट्री की? तो आपको ध्यान रखना ये इंग्लैंड टीम की प्लेयर हैं, ठीक है। इंग्लैंड से इनका संबंध है। वहीं पे एक और नाम आपको ध्यान रखना नेट साइबर ब्रेट से, और वो क्या है? वो ये है कि WPL में, ध्यान से सुनिएगा, WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। कौन? नेट साइबर ब्रेट। तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, हो जाएगा याद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो मिला है वो नेट साइबर को ही मिला है ना। और इसके अलावा कहूं तो गुजरात जायंट्स को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। और अमनजोत कौर की बात करूं तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। लेकिन आपको ना मेन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। आयोजन कब से कब हुआ था? 14 फरवरी को शुरू हुआ था, 15 मार्च को आपका ये खत्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, हमने बात की क्रिकेट के टूर्नामेंट की। एक और आपको ध्यान रखना है, अभी आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल अभी जो 2024 में हुआ था, है ना, कब? 2024 में जो आईपीएल हुआ था, इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि 17वां एडिशन हुआ था। कौन जीता था? तो KKR की टीम जीती थी। किसको हरा करके जीता था?
तो सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके जीता था। ये आईपीएल 2024 वाला भी ध्यान रखिएगा। और 2025 जो है अभी मार्च में शुरू होने वाला है, 22 मार्च से शुरू हो जाएगा आपका। तो आईपीएल 2025 जब मार्च में शुरू होगा, अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड आपके टूर्नामेंट की, जो अभी जनवरी से लेकर के आपने अभी तक पढ़ा है। यानी मैं बात करूं अगर, तो अभी 2025 में जो इंपॉर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता आपने पढ़ी है उसको एक बार देखिए। कौन कौन सी? एक तो आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ी थी। चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? पाकिस्तान में। और भारत के जितने भी मैच हुए थे वो कहां पर हुए थे? यूएई के दुबई में हुए थे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, क्योंकि हमको पाकिस्तान जाना ही नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी हुआ है। अब जीता किसने है चैंपियंस ट्रॉफी? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके भारत ने जीता है? तो न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा करके भारत ने ये खिताब अपने नाम किया। वहीं पे बात करें रणजी ट्रॉफी 2024-25, इस बार रणजी ट्रॉफी का 90वां एडिशन था, है ना, यानी कि 90वां संस्करण था। और विदर्भ जो है विजेता बनी है केरल को हरा करके। वहीं पे एक और आपको ध्यान रखना है, SA20 लीग। जैसे अपने यहाँ पे आपने आईपीएल देखा, डब्ल्यूपीएल देखा, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर ना आईपीएल की तर्ज पे ही एक टूर्नामेंट होता है, SA20 लीग, है ना, साउथ अफ्रीका 20 लीग। और इसके अंदर जो विजेता रही वो MI केप टाउन मतलब विजेता रही। और किसको हरा करके? तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप को हरा करके इसने अपने नाम ये खिताब किया है। फिर वहीं पे बात करें अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025, जिसका आयोजन अभी मलेशिया में हुआ था। भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करूं 2024-25, इस बार इसका 32वां संस्करण था और कर्नाटक ने जीता है इसको विदर्भ को हरा करके। वहीं पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाली एक टेस्ट श्रृंखला है ना, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जीत लिया है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही टीमें खेलती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नाम क्या है इस ट्रॉफी का? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके ये अपने नाम किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हो गए क्रिकेट प्रतियोगिता से रिलेटेड, जो आपने अभी हाल ही में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये एक जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये किसको दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, दलाई लामा की अगर मैं बात करूं ना, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वास्तविक नाम है इनका तेंजिन ग्यात्सो। क्या है? तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, दलाई लामा तो एक तरह का पद है। आप ये समझिए, जैसे पुरोहित होते हैं ना, शंकराचार्य होते हैं ना अपने यहाँ पे, आप बस ये समझ लीजिए एक तरह का पद है। क्या? दलाई लामा, है ना। इनका वास्तविक नाम तेंजिन ग्यात्सो है। और अगर मैं बात करूं तो ये 14वें दलाई लामा है। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के दलाई लामा है ना। और तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है। और अभी हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं, क्योंकि चीन ने मतलब कुछ पाबंदियां लगा रखी है, और चीन की वजह से ये जो है ये भारत के अंदर निवास करते हैं, धर्मशाला के अंदर रहते हैं। बात करें गोल्ड मरकरी अवार्ड की, तो ये यूके बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक जो है ना, एक कंपनी है, मतलब एक थिंक टैंक है, गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। शांति, करुणा और अहिंसा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, खास करके एक वर्ड शांति, है ना। मतलब ये जो अवार्ड दिया गया है खास करके शांति और अहिंसा के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। और मिला किसको है? तो दलाई लामा को मिला है ना। और नाम अवार्ड का ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? गोल्ड मरकरी अवार्ड, याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में राष्ट्रीय टीकाकरण और विश्व टीकाकरण दिवस कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको ध्यान रखना है ये मनाया गया है 16 मार्च को। कब मनाया गया है? 16 मार्च को। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 16 मार्च 1995 को हमारे यहाँ पे भारत में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, है ना। जो
पल्स जो पोलियो की टीका थी, है ना, पोलियो की जो वैक्सीन थी वो दी जाती थी। और जो पहली खुराक दी गई थी, आपको ध्यान रखना है, पोलियो की जो पहली खुराक कब दी गई थी, 16 मार्च 1995 में दी गई थी। इसीलिए इस दिवस को चिन्हित करने के लिए हम जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, 16 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा, एक है आपका विश्व टीकाकरण दिवस। तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो अभी 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया गया था। यानी जो अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है ना, लास्ट वीक जो होता है, उसे विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस की बात करूं इस हफ्ते की, तो एक तो आपको ध्यान रखना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 15 मार्च को मनाया जाने वाला एक दिवस है। और इसकी थीम क्या है इस बार की, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन जो है इस बार की थीम है। यानी इंग्लिश में बात करूं तो अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल जो है वो इसकी थीम है इंग्लिश के अंदर। आप हिंदी में याद करके रखिएगा, थीम जब ज्यादा लंबी होती है तो उसको थोड़ा पूछने का चांस कम रहता है। जब भी एग्जाम में थीम छोटी होती है तो वो ज्यादा पूछी जाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो एक आपको ध्यान रखना है आयुध निर्माण दिवस, कब, 18 मार्च को मनाया जाता है ये, है ना, हर साल। और एक और दिवस आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, है ना, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो 20 मार्च को मनाया जाता है। बात करें तो ये जो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की बात करूं मैं, तो इसने इसे 28 जून 2012 को मान्यता दी थी। और जो हमने पहली बार मनाया था वो कब मनाया था, 2013 में इस दिवस को मनाया था, 20 मार्च को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो आपको ध्यान रखने हैं इस हफ्ते। फिर बात करते हैं हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव जो है ये कहां पर मनाया गया। अट्टुकल पोंगल जो है ये कहां पर मनाया गया है, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहां पर, तमिलनाडु में नहीं, यहां पे आपको ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में नहीं, इसको करेक्ट कीजिएगा, केरल में मनाया गया। कहां पर, केरल के अंदर। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे अट्टुकल पोंगल की, तो केरल के अंदर मनाया जाने वाला ये आपका एक फेस्टिवल है। और यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्या, कि तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है वो पोंगल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पोंगल। जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए पोंगल कहां पर मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल के बारे में, तब आप कहेंगे तमिलनाडु में। और अगर आगे लग जाए अट्टुकल पोंगल, तब आप क्या कहेंगे कि केरल में मनाया जाता है। समझ में आया, पोंगल तमिलनाडु में और अट्टुकल पोंगल जो है वो केरल में मनाया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है, चावल, गुड़ और नारियल का ना प्रसाद बनाती हैं महिलाएं यहाँ पे। ठीक है, और माता को ना भोग लगाती हैं, चढ़ाती हैं। और ये जो है ये मतलब आप पतेला देख रहे हैं, मिट्टी का बर्तन है, इसी के अंदर इसको मतलब बनाया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ महिलाओं का त्योहार है। यानी एक केरल के अंदर मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है, अट्टुकल भगवती मंदिर। उसी मंदिर में ये लोग इकट्ठे होते हैं और महिलाएं जो है अट्टुकल भगवती मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। और ये जो फेस्टिवल चलता है ये 10 दिन तक चलने वाला आपका फेस्टिवल है। ठीक है, और एक बार कुछ समय पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था इसी फेस्टिवल के माध्यम से, जहां पर मतलब किसी फेस्टिवल में सर्वाधिक महिलाएं इकट्ठा हुई थी, वो यही फेस्टिवल था अट्टुकल पोंगल। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, कुछ पहले की बात है, कुछ समय पहले की ही बात है। और ध्यान रखना है ये कहां पर, केरल के अंदर जो अट्टुकल भगवती मंदिर है वहां पर मनाया जाता है। और सिर्फ महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जहां पर चावल, गुड़ और नारियल को मिक्स करके प्रसाद बनाया जाता है, उसी को पोंगल बोला जाता है। समझ में आया, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अट्टुकल पोंगल केरल और पोंगल आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहां पर ये इमेज देखिए, आपको थोड़ी और जूम करके मैं एक बार इमेज दिखा दे रहा हूं। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं, जो क्या कर रही हैं, यहां पर माता के लिए प्रसाद बना रही हैं। और ये देखिए यहां पे मिट्टी के बर्तन है, इसी के अंदर चावल, गुड़ और नारियल को मिला करके, है ना, प्रसाद बनाती है, जिसे पोंगल बोला जाता है। ठीक है, और ये किस मंदिर में, तो अट्टुकल भगवती मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। काफी फेमस मंदिर, इस मंदिर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
रुपए के प्रतीक चिन्ह, आपने देखा होगा जो हमारे पास भारतीय करेंसी होती है उसके ऊपर जो नोट होता है ना, उसके ऊपर ऐसा सिंबल बना रहता है, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है। वहीं पे बात करूं तो इसकी जगह पर राज्य भाषा के चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको अपनाया गया है। अभी किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, 2024 में जब बजट पेश किया गया था उस टाइम पर रुपए का सिंबल क्या था, ये देखिए ये रुपए का सिंबल है। फिर 2025 में जो पेश किया गया था बजट, उस समय देखिए ये रुपए के सिंबल को हटा करके ये तमिल भाषा में जो रुपया लिखा जाता है, ऐसा सिंबल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। दरअसल बात यह है ना कि अगर मैं आपको समझाऊं तो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। किसकी सरकार है? डीएमके की सरकार है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु सरकार जो है वो हिंदी के खिलाफ है। और आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि साउथ के अंदर ना हिंदी को लोग बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, वो लोग हिंदी को उतना मानते नहीं है, तवज्जो नहीं देते हैं। जबकि हम लोग जो हिंदी है हमारी, कहते हैं ना कि मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो साउथ में खास करके लोग ना हिंदी से बड़ा चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जो है हिंदी को लेकर के मतलब बहुत उसके खिलाफ रहते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट में जो रुपए का चिन्ह था उसको बदल करके ना तमिल भाषा के अंदर उस रुपए के चिन्ह को कर दिया है, और यही मुद्दा था। और एक और चीज मैं आपको अगर बताऊं तो अभी ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जो दिया था, मतलब इस सिंबल को जिसने डिजाइन किया था, इस रुपए के सिंबल को किसने डिजाइन किया था आपको मालूम है? इसी डीएमके के, ध्यान रखिएगा यहां पे आइए, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सिंबल को डिजाइन किसने किया था? तो उदय कुमार ने किया था इस सिंबल को डिजाइन, और 15 जुलाई 2010 को अपनाया था हम लोगों ने। अब हम लोगों ने इसको अपनाया था ना, तो उदय कुमार के बारे में एक चीज जान लीजिए। मजे की बात यह है कि डीएमके है ना, डीएमके के ही एक पूर्व मतलब डीएमके पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं, उन्हीं के बेटे हैं उदय कुमार, और इन्होंने ही इस मतलब सिंबल को डिजाइन किया था, रुपए के सिंबल को। अब आप ही बताइए, आप ही के पार्टी के लोगों ने इसको सिंबल को डिजाइन किया, और हमने आपका मान सम्मान रखने के लिए इसको हमने क्या किया, हमने इसको अपनाया भी 2010 में, और अब आप ही कह रहे हैं कि नहीं इसको बदल दो। ये तो भाई बहुत ही गलत चीज है। हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आप फिर भी आप सम्मान मतलब खो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो रुपए का चिन्ह है इसको डिजाइन किसने किया है, तो उदय कुमार का नाम ध्यान रखिएगा। और इसे कब अपनाया गया, ये एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 2010 को इस सिंबल को हमने अपनाया था। अब आप अगर जो हमारे अपने इंडियन करेंसी पे देखेंगे ना, तो उसके ऊपर रुपए का सिंबल जो है वो इस तरह का दिखा रहता है, चाहे 10 का नोट हो चाहे 500 का नोट हो। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा सिंबल आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सभी नगर निगम को सौर शहरों में बदलने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? सौर शहर की बात करें यानी सोलर सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि जितने भी नगर निगम हैं उन सभी को ना सोलर सिटी बनाया जाएगा। और एक और चीज आपको यहीं पर ध्यान रखना है, घोषणा किसने की है? योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश का जो पहला सौर शहर है यानी पहला सोलर सिटी कौन सा है? तो अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जो लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपी स्पेशल में। तो अयोध्या का नाम आपको ध्यान रखना है। अयोध्या जो है वो यूपी का पहला सोलर सिटी बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी है? किसकी बात कर रहे हैं? भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी। अब देखिए यहां पर ना इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये निजी पुनर्बीमा कंपनी जो है ये है क्या चीज, है ना। तो इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी यानी कि फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी, पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे आप, मैं, है ना, और हमारे जो भी प्यारे विद्यार्थी हैं, इन सभी लोगों ने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो किसी कंपनी के पास क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है ना। मान लेते हैं हम कंपनी क्या है? ए है। ठीक है, अब हमने अपनी गाड़ी का मान के चलते हैं, है ना, कार है मेरे पास, तो मैंने अपनी कार का, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है, ये कार है। आपके पास मान लीजिए बाइक है ना, तो आपने क्या किया, अपनी
बाइक का करवा दिया, किसी के पास घर संपत्ति है, आजकल तो इसका भी होता है ना, प्रॉपर्टी का भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इन सब का इंश्योरेंस कौन करता है? कोई भी कंपनी, चाहे LIC हो, SBI हो, HDFC हो, कोई भी। तो होता क्या है कि किसी कंपनी ने क्या किया, इसका इंश्योरेंस किया। तो ये तो भाई सीधी सी चीज आप समझिएगा कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी एक है ए। अब मैं अगर ये कहूं कि एक कंपनी है बी जो क्या करती है, इस ए कंपनी जो है इसका इंश्योरेंस करती है। यानी आपने अपना इंश्योरेंस कहां पे करवाया है? ए में करवाया है, और बी एक ऐसी कंपनी है जो इस कंपनी का इंश्योरेंस करती है, यानी री इंश्योरेंस। आप ये समझिए, समझ में आया? यानी कहने का मतलब यह है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि री इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। अब देखिए, पहली कंपनी कौन सी थी ऐसा करने वाली? तो ऐसा करने वाली जो पहली कंपनी थी भारत में री इंश्योरेंस करने वाली जो पहली कंपनी है वो है आपकी GICI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये है आपकी गवर्नमेंट कंपनी, और हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी, यानी निजी कंपनी। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो निजी कंपनी बन गई है यानी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन ए, वैल्यू एटेक्स री इंश्योरेंस। समझ में आया आपको? फिर से समझिएगा, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी है? तो अभी आपको ध्यान रखना है, वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के पास हमने अपना इंश्योरेंस करवाया और किसी दूसरी कंपनी ने इस कंपनी का इंश्योरेंस किया है, उसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। और ऐसा करने वाली जो निजी कंपनी बनी है वो पहली निजी कंपनी वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस बनी है। और इसके बात करें इससे पहले कौन सी कंपनी थी, तो वो आपकी है गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये जो पुनर्बीमा कंपनी है इसको मंजूरी किसने दी है? तो इसको जो मंजूरी मिली है वो अभी हाल ही में IRDAI से मंजूरी मिली है। ठीक है, तो अभी इससे मंजूरी मिलने के बाद ये कंपनी जो है ये पहली कंपनी बन गई है निजी क्षेत्र में। अब एक चीज समझिएगा, बात करते हैं थोड़ा सा IRDAI के बारे में कि ये है क्या चीज, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। फुल फॉर्म क्या होती है IRDAI की? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, किसी भी बीमा कंपनी को, है ना, लाइसेंस देती है। यानी बीमा कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है? तो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली है IRDAI। ठीक है, IRDAI जो है यही बीमा कंपनियों को क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, है ना। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडे जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। तो देवाशीष पांडा का नाम ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान में भी कौन है? चेयरमैन है, यानी अध्यक्ष है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा और आपसे रहने वाला है, जो अभी मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था जब बजट आप लोगों ने पढ़ा था। तो अभी सरकार ने क्या किया था बजट के अंदर कि जो बीमा क्षेत्र में जो FDI है, यानी हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI यानी बीमा क्षेत्र में जो FDI है इसको अभी बढ़ा करके कितना करने की घोषणा की है? तो इसको बढ़ा करके 100% करने की घोषणा की है। पहले 74% था, यानी 74%। तो एक आपको ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो सरकार है उसने इंश्योरेंस सेक्टर में यानी बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ा करके 100% करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किसने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? पहली चीज तो ये कि ये सुपर सॉलिड अवस्था होता क्या है। तो सुपर सॉलिड अवस्था की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे कोई भी पदार्थ है, मान के चलिए कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर हम लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, दोनों गुण अगर प्रदर्शित करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सॉलिड। तो कोई पदार्थ है जो लिक्विड और सॉलिड का गुण एक साथ प्रदर्शित करता है तो उसे हम बोलते हैं सुपर सॉलिड, है ना। और अभी ऐसा ही गुण किसके अंदर? प्रकाश के अंदर, मतलब ऐसा
आप ये समझिए कि प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने का काम किसने किया है? तो इससे इटली ने किया है। ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भाई प्रकाश सुपर सॉलिड कुछ समझ में नहीं आया। प्रकाश क्या है? प्रकाश तो आपकी तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है, वेव्स है। लेकिन यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रकाश तो तरंग है, इसको सुपर सॉलिड अवस्था में बदलने का काम किसने किया है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने किया है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं, पीवाईक्यू की बात करते हैं, जनरल जीके की बात करते हैं, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में, यानी वैक्यूम में होता है लाइट की स्पीड। और प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में अगर हम बात करें प्रकाश की गति, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश की गति। तो आपको ध्यान रखना 10 की पावर 8 यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपको ध्यान रखना है। क्या? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की गति है और ये निर्वात की गति है। जब भी आपसे प्रकाश की गति पूछी जाती है आपको यही आंसर देना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय की अगर बात करें तो 8 मिनट और 16 सेकंड आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहता है ना, तो कई बार ना सिर्फ 8 मिनट दे देता है, 16 सेकंड नहीं देता है। होता क्या है कि मतलब जो भी आंसर इस 8 मिनट के आसपास जो आपको दिखे आप उसको सही करके आइएगा। क्योंकि होता क्या है ना, राउंड फिगर में दे देते हैं। कभी 10 मिनट लिखा रहेगा, 6 मिनट लिखा रहेगा, 4 मिनट और 8 मिनट, तो आप 8 मिनट को लगा करके आइएगा। बाकी दिमाग में बिठा के रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। कई बार एग्जाम में राउंड फिगर में दे देता है, सिर्फ 8 मिनट ही लिखा रहता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एसएससी में खुद देखा है। ठीक है। और बाकी ये जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं ये आपके स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम में, इवन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो सूर्य की प्रकाश होती है उसके अंदर जो रंगों की संख्या होती है वो 7 होती है। और जब ये सातों रंग एक साथ मिल जाते हैं तो हमें सफेद कलर की रोशनी दिखती है, सफेद कलर का प्रकाश दिखता है। प्रकाश तरंग है कैसा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है? तो आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक छोटा सा तरीका है, हमेशा एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एक पूछा जाता है ध्वनि का। ठीक है, कि आप बताइए ध्वनि अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, और दूसरा पूछा जाता है प्रकाश का। तो ध्वनि जो है वो क्या है? अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है। अब यहां पे याद करने का तरीका देखिएगा। देखिए, प्रकाश के अंदर प है, अनुप्रस्थ में प है, ध्वनि में ध है, और अनुदैर्ध्य में भी क्या है? ध है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं इंग्लिश नहीं हिंदी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी में आप इसको याद करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बाकी आप इसको इंग्लिश में याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका तरीका बन रहा है, ये जो आपका शॉर्ट ट्रिक बन रहा है, ये हिंदी में बन रहा है। तो प्रकाश की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ होती है। देखिए, प्रकाश में प है, यहाँ पे अनुप्रस्थ में प है, ध्वनि में ध है और अनुदैर्ध्य में ध है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। तो ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये शॉर्ट तरीका मैंने बताया, कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं और ना कभी आप गलती करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में 10वां रायसीना डायलॉग जो है ये कहां आयोजित हुआ है? तो बात करूं अगर मैं रायसीना डायलॉग की, तो ध्यान रखिएगा अभी रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण हुआ है मार्च 2025 के अंदर। और तो रायसीना डायलॉग की बात करूं तो 2016 से, कब से? 2016 यानी 2016 से हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अभी जो 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं रायसीना डायलॉग में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
पहला तो आपको ध्यान रखना है 10वां संस्करण है। कब से कब तक? तो 17 से लेकर के 19 मार्च तक आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? तो आप यहां पर देखिए, ये है आपके भारत के प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये मुख्य अतिथि जरूर ध्यान रखिएगा, यानी चीफ गेस्ट कौन थे? तो यहां पर आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये नाम क्या है इनका? क्रिस्टोफर लक्सन, और यही मुख्य अतिथि थे इस रायसीना डायलॉग में। और थीम आपको ध्यान रखना है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। पीछे देखिए यहां पे लिखा हुआ इंग्लिश में काल चक्र, पीपल, और यहाँ पे आपको प्लेनेट। ये जो आपकी जो थीम है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। काल चक्र, पीपल, पीस, प्लेनेट, है ना, इसी को हिंदी में काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। या एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय और ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में शनि के 128 नए चंद्रमा की खोज हुई है। जो शनि ग्रह है ना, इसके 128 नए उपग्रह। देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा एक, देख पृथ्वी पे हमारे पास उपग्रह है ना, प्राकृतिक उपग्रह एक ही तो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा। तो आप उसे प्राकृतिक उपग्रह बोलिए या चंद्रमा बोलिए, बात एक ही है। तो 128 जो नए चंद्रमा है उसकी खोज हुई है। और वर्तमान में IAU के अनुसार शनि ग्रह की कुल कितने चंद्रमा अभी वर्तमान में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अभी जब शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, तो इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल हमारे पास जो वो निकल रहा है, क्या कह रहे हैं, संख्या निकल रही है उपग्रहों की शनि के, वो निकल रही है 274, 274। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? कि अब जो है 128 नए चंद्रमा खोजने के बाद, नए उपग्रह खोजने के बाद, जो शनि ग्रह है उसके जो उपग्रहों की संख्या कुल हो गई है टोटल, वो 274 हो गई है। और बृहस्पति को काफी पीछे छोड़ दिया है, यानी बृहस्पति की बात करूं तो जुपिटर को काफी पीछे छोड़ दिया है। देखिए कई बार आपको मैं बता चुका हूं, बृहस्पति जो है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति जो ग्रह है इसके पास सर्वाधिक उपग्रह थे। फिर शनि के खोजे गए तो शनि फिर आगे निकल गया, फिर बृहस्पति के मिले, बृहस्पति आगे निकल गया, और अब फिर से शनि जो है वो आगे निकल गया, और फिर से वापस 128 उपग्रह खोजे गए हैं। तो अब जो शनि है वो बृहस्पति से बहुत आगे निकल गया है। आपने जियोग्राफी के अंदर ये पढ़ा होगा, जो GS की या जीके, नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस भी आप पढ़ते हैं ना जियोग्राफी के अंदर, आपने पढ़ा होगा ना, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इनके पास सर्वाधिक क्या है, उपग्रह हैं। लेकिन अब शनि ग्रह के, बृहस्पति के पास अभी कितने हैं वर्तमान में? तो बृहस्पति के पास अभी वर्तमान में 95 है, और 128 एक साथ मिलने के बाद शनि जो है बृहस्पति से और आगे निकल गया है। समझ में आया? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अब जो शनि के टोटल उपग्रह हो गए हैं वो 274 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में स्टुअर्ट यंग का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। स्टुअर्ट यंग जो है ये कीथ रोली के स्थान पर आए हैं, और ये अभी बने हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था, कनाडा के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, मार्क कार्नी। त्रिनिदाद टोबैगो की बात करें अगर, तो ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे ये जो रेड कलर में छोटा सा डॉट देख रहे हैं ना, यही है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश। ठीक है, राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, और मुद्रा यहाँ पे डॉलर चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग यानी IML 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर को, है ना, और ये है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टूर्नामेंट है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और यहाँ पे वो सभी प्लेयर्स खेलते हैं जो संन्यास ले चुके हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं, ये उनका टूर्नामेंट है। और इसे जीता है इंडिया मास्टर्स ने। किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने जीता। किसको हरा करके? तो वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके जीता है। वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे? ब्रायन लारा। और इंडिया मास्टर्स के कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर, है ना। और विजेता कौन? इंडिया मास्टर्स। उपविजेता कौन हो गया? वेस्ट इंडीज मास्टर्स। 22 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था, और इंडिया मास्टर्स जो है वो इसके अंदर अभी विजेता रही।
आयोजन कहां पर हुआ था इसके फाइनल का? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ था, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में लचित बारफुकन पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये है लचित बारफुकन पुलिस एकेडमी, और इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अमित शाह जी ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन किसने किया है। फिर आपको ध्यान रखना है किसका नाम? असम का नाम। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एक चीज अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, जब कभी भी लचित बारफुकन का नाम आए, ठीक है, तो हमेशा आपको असम जाना है। मतलब लचित बारफुकन का नाम जब भी आप सुने, चाहे कोई बुक हो लॉन्च हुई हो, तो आपको ध्यान रखना है असम। अगर आपको लगता है कोई स्टैचू बनाई गई है तो आपको ध्यान रखना है कहां पर? असम। और अगर आपको लगता है कोई भी लचित बारफुकन से रिलेटेड चीजें हैं तो वो असम। क्यों? क्योंकि असम के ये एक योद्धा थे। कौन? लचित बारफुकन। इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी जो है कहा जाता था। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो असम के ही डेर गांव में, असम के डेर गांव में आपको ध्यान रखना है, असम के डेर गांव में इस लचित बारफुकन पुलिस एकेडमी का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। एक चीज और अगर आपको याद आ रहा हो, तो पिछले साल की ही मैं बात कर रहा हूं, 2024 की। अगर आपको याद हो तो 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे, इन्होंने एक स्टैचू, एक मूर्ति का अनावरण किया था, और वो मूर्ति किसकी थी? लचित बारफुकन की मूर्ति थी। और आपको ध्यान रखना है इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? टोटल 125 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई थी, अगर आपको याद हो तो। और किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये कहां पर हुआ था? तो ये असम के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मूर्तिकार कौन थे? राम वी सुतार थे, और इसे स्टैचू ऑफ वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देवेंद्र प्रधान जो है ये राजनीति से इनका संबंध है। देवेंद्र प्रधान का नाम आपको थोड़ा मिलता जुलता लग रहा होगा। किसके नाम से मिलता जुलता? धर्मेंद्र प्रधान के नाम से मिलता जुलता है ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के ही ये पिता हैं, है ना। कौन? देवेंद्र प्रधान। अगर हम देवेंद्र प्रधान की बात करें तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, उस टाइम की बात है ये। और 84 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हुआ है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ना फादर थे, ये पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं धर्मेंद्र प्रधान कौन, तो शिक्षा मंत्री, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्हीं के पिता है देवेंद्र प्रधान, उनका निधन हुआ है। अच्छा, अभी इस हफ्ते ना 2-3 और निधन हुए हैं, देख लीजिए एक बार। एक निधन आपको ध्यान रखना है बिंदु घोष का। तमिल अभिनेत्री हैं, हास्य कलाकार थी, ये हास्य अभिनेत्री। ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये है आपकी बिंदु घोष, और तमिल अभिनेत्री हैं। और एक आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेकंड इमेज, ये है सैयद आबिद अली। ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। ऑलराउंडर का मतलब जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। नाम क्या इनका? सैयद आबिद अली। इनका भी निधन हुआ है। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है, वो क्या है? रमाकांत रथ। अभी मोदी जी ने शोक व्यक्त किया था रमाकांत रथ पे। दरअसल ये प्रसिद्ध उड़िया कवि हैं, है ना। नाम क्या है इनका? रमाकांत रथ। बात यह है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1978 में दिया गया, सरस्वती सम्मान 1992 में दिया गया, और 2006 में पद्म भूषण दिया गया। और ये जो अवार्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, है ना, कि अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत जो है रथ का निधन हुआ है, बताइए इनका संबंध किससे है? तो उड़िया भाषा के कवि हैं ये, प्रसिद्ध कवि, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पद्म भूषण कब मिला? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने इसरो के किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 जो मिशन है इसको भी मंजूरी प्रदान की है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। घोषणा किसने की? अभी वी नारायणन, जो कि इसरो के अभी 11वें अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने घोषणा की है चंद्रयान 5 मिशन की कि हमें मंजूरी मिल गई है। एक इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, ये जो चंद्रयान 5 मिशन है, इससे इसरो के साथ एक और मिलकर के, कौन? वो है जाक्सा, पूरा करने वाली है। यानी किसके सहयोग से? तो आपको ध्यान रखना, इसरो तो भारतीय स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। तो जाक्सा के सहयोग से इस मिशन को हम पूरा करेंगे। उद्देश्य क्या है? चांद की सतह पर विस्तृत अध्ययन करना, उसके मिनरल्स, उसके वाटर्स, उसके अंदर क्या क्या मतलब मिनरल्स हैं, क्या मतलब मिट्टी का सैंपल क्या है, ये सारी चीजें मतलब विस्तृत रूप से अध्ययन करना। तो सीधी सी बात है, चंद्रयान दिमाग में आते ही सीधी सी आपको दिमाग में यही आना चाहिए, भैया सीधी सी बात, चांद के ऊपर अध्ययन करना है हमें, उसकी सतह का पूरा विस्तृत अध्ययन करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। होलबर्ग पुरस्कार, होलबर्ग पुरस्कार की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक डेनिश नॉर्वेजियन लेखक थे, यानी राइटर थे, उनका नाम था लुडविग होलबर्ग। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है होलबर्ग पुरस्कार, होलबर्ग अवार्ड 2025। ये जो प्रदान किया गया है ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को प्रदान किया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में जानेंगे, पहले ये जानिए कि जो होलबर्ग पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है ना, नॉर्वे की जो सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और पुरस्कार की राशि आपको ध्यान रखना है 6 मिलियन क्रोन दिया जाता है। ये नॉर्वे की करेंसी है, नॉर्वेजियन क्रोन। 6 मिलियन जो है क्रोन जो है पुरस्कार की राशि जो है वो दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की। अगर इनकी हम बात करें तो यहां पे एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है, और इनका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। इनको ना 2013 में पद्म भूषण दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्ट्स एंड फिलॉसफी में क्योटो पुरस्कार 2012 में इनको प्रदान किया गया था। और अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, और इन्हीं को मिला है होलबर्ग अवार्ड 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर कहां बनाया गया है? ये क्वेश्चन अभी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है औरंगजेब की जो कब्र है उसको भी मतलब हटाने को लेकर के नागपुर में काफी दंगे फसाद आपको देखने को मिले हैं। और शिवाजी के ऊपर एक अभी छावा मूवी भी आई थी, है ना, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, तो उसमें भी शिवाजी का काफी जिक्र था। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ये काफी चर्चा का विषय है। और शिवाजी महाराज का ना पहला मंदिर बना है। कोई चीज पहली हो तो वो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये कहां पर बना है तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है आपका? ठाणे। क्या है? ठाणे। ऑप्शन डी, पेन को क्या हो गया ये, ठीक है, चलिए सही है, ठाणे। ठाणे की बात करें तो यहां पर छत्रपति शिवाजी का पहला मंदिर बन रहा है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ठाणे के भिवंडी में, कहां पर? ठाणे के भिवंडी में। और ये ठाणे कहां पर है तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है ये शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है। और अभी इसका जो उद्घाटन किया था वो देवेंद्र फडणवीस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकन कौन बने? सीधा सिंपल सा ध्यान रखिए, फिट इंडिया आइकन। फिट इंडिया आइकन की बात करें तो ये आप यहाँ पे एक अभिनेता को देख रहे हैं, एक एक्टर को देख रहे हैं, नाम है इनका आयुष्मान खुराना। ये बने हैं फिट इंडिया आइकन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछली बार एक और ऐसी आपने पढ़ा होगा, एक IRS अधिकारी थे, है ना, नरेंद्र यादव, उनको बनाया गया था, ठीक है। तो फिट इंडिया आइकन आपको ध्यान रखना है आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, 7वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो 7वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार जो है, ये जो समारोह है, इसका जो आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कब हुआ है? तो 15 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह है, इसका जो आयोजन पहली बार हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हॉकी इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। और इस बार 2025 में 7वां हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुरस्कार जो है वो 2024 वाला है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, ये 2024 को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है, अभी 2025 में दिया गया है, ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो 7वां। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, ये मत सोचिएगा 2024 मतलब पिछली साल का, नहीं, इस बार का है ये। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो 1975 की जो पुरुष हॉकी टीम थी उसको दिया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मैं इसके अंदर ना
जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूं, है ना। उसको आप एक बार देख लेना, बाकी कुछ आपको इसके अलावा भी बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको जो जो बताते जाऊं उसको जरूर याद करते जाइएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है ना। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, 30 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार राशि दी गई है मेजर ध्यानचंद टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमूल्य योगदान के लिए जमुनालाल शर्मा पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो प्रसार भारती को दिया गया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसको, प्रसार भारती को। क्यों दिया गया है प्रसार भारती को, तो अमूल्य योगदान के लिए जमुनालाल शर्मा पुरस्कार, नाम ध्यान रखिएगा, अमूल्य योगदान के लिए जमुनालाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नाम जो है यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने वाला है। और वो क्या क्रिएट करेगा मैं बता रहा हूं। जैसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो यहाँ पे क्या है, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। मतलब इस अवार्ड को बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया, महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सविता पुनिया का नाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करूं सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी के लिए जुगराज सिंह पुरस्कार जो दिया गया है, जो अंडर 21 को दिया गया है पुरुष कैटेगरी में, अरायजीत सिंह हुंदल को दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो खिलाड़ी जो है महिला कैटेगरी के अंदर, जिसे असुंता लाकड़ा पुरस्कार कहा जाता है, वो दीपिका को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए जो परगट सिंह पुरस्कार है वो अमित रोहिदास को मिला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के लिए अजीत पाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए धनराज पिल्ले जो पुरस्कार है ये अभिषेक को दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो भी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ना पुरस्कार की राशि आपको ध्यान रखनी, जैसे हरमनप्रीत सिंह जो बेस्ट प्लेयर है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इनको जो है 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो गोलकीपर है ना, चलिए पुरस्कार की राशि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये मेजर ध्यानचंद, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, ये तीन तो याद रखिएगा। और एक अमूल्य योगदान के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं हॉकी को बढ़ावा देने और प्रसारण करने के लिए जो प्रसार भारती को दिया गया है, ये चार तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। ये चार याद रख लीजिएगा पहले, उसके बाद बाकी का अवार्ड जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो बाद में याद रखिएगा, पर ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करूं यहां पर, तो ये देखिए इंग्लैंड 2025 लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे किसने मेजबानी करनी है, तो इंग्लैंड मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये तो आपका दूसरा संस्करण है ना। कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण ध्यान रखिएगा कब हुआ था, पहला संस्करण हुआ था आपका 2019 में। और कहां पर हुआ था, तो मलेशिया के मलक्का में। कहां पर हुआ था, मलेशिया के मलक्का में आयोजन हुआ था। और जीता किसने था, इंडिया, यानी भारत जो है ये विजेता था। और अच्छी चीज ये है कि महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी दोनों कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने ही जीता था, ठीक है। अब यहां पे आइए, वर्ल्ड कबड्डी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 17 से 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, तो वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में आयोजन किया जाएगा। पुरुष की बात करें तो कुल पुरुष कैटेगरी के अंदर कुल 16 टीमें हैं और महिला कैटेगरी के अंदर कुल 8 टीमें हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला प्रतियोगिता दोनों को आयोजन साथ में किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, मार्च 2025 में किस राज्य ने आने वाले पर्यटकों पर 50 रुपए का प्रति व्यक्ति जो है वो शुल्क लगाया है। तो देखिए टूरिज्म आपको पता है, उससे राज्य सरकार जो है पैसा कमाने की कोशिश करती है और फिर उसको क्या करती है, राज्य के ही मतलब उत्थान में, सड़क बनाने में
और पेड़ पौधे लगाने में, उसको और डेवलप करने में उसका यूज करती है। तो अभी जो सिक्किम है, किसकी बात कर रहे हैं? सिक्किम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। सिक्किम ने क्या किया है, 15 मार्च 2025 से, कब? 15 मार्च 2025 से 30 दिनों तक, मतलब 15 मार्च 2025 से लागू किया है। क्या लागू किया है कि अगर आप घूमने जाते हैं सिक्किम, तो प्रति व्यक्ति आपको 50 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, और ये वैलिडिटी कितने दिन तक की रहेगी? 30 दिन तक की, यानी 30 डेज की वैलिडिटी रहेगी। अगर 30 दिन के बाद, 30 दिन तक आप कभी भी जाइए, कभी भी आइए, 30 दिन के बाद अगर आप वापस और रुकते हैं या वापस आते हैं, तो आपको फिर से 50 रुपए जो है वो देना पड़ेगा, है ना, शुल्क देना पड़ेगा पर्यटन का, है ना। अब यहां पर देखिए, 30 दिनों तक के लिए प्रवास के लिए वैध होगा कितना? 50 रुपया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई 5 इयर्स यानी 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, या आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लग गई, तो पता चला वो हर 30 महीने 50 रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं जिनकी भी पोस्टिंग हुई है, उनको छूट दी गई है ना। और 5 साल के जो बच्चे हैं, कम उम्र के 5 साल तक के बच्चों को भी छूट दी गई है, उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम की बात करते हैं, एक बार मैप में देखिए सिक्किम को। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेड कलर में, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की बात करूं ना, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे पास में आसपास चारों तरफ देखिए, इधर क्या है आपका? भूटान लगा हुआ है ना। इधर भूटान है, इधर आपका क्या है? नेपाल है, और ऊपर क्या है? चाइना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल है ना। ये जो है आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगी हुई है, पश्चिम बंगाल के नीचे जस्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या क्या? इधर नेपाल है, ऊपर क्या है? चाइना लग जाएगा आपका, और इधर क्या लग जाएगा? भूटान लग जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, राजधानी की बात करते हैं। गंगटोक इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, और ओम प्रकाश माथुर जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। एक और चीज सुनिएगा यहीं पे, और वो क्या है? वो ये है कि सिक्किम जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? राजीव युवा विकासम योजना की जो शुरुआत की है, वो की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। किसने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुरू किया। तो तेलंगाना आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना के बारे में सुनिए, क्या है ये योजना। देखिए, इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास और अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है। कौन? ये राजीव युवा विकासम योजना। इसके तहत क्या होगा? जैसे इससे क्या होगा? इससे राज्य भर में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा होगी इस योजना के माध्यम से। ठीक है, कहां पर ये योजना? तो तेलंगाना में, आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सम्मानित किया गया है आरबीआई को। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लंदन स्थित जो सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये जो सम्मानित किया गया, आरबीआई किया गया है। क्यों सम्मानित किया जाता है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से? ये अवार्ड क्या है, इस अवार्ड के बारे में जानिए। ये जो अवार्ड है उन संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने मैनेजमेंट में सुधार किया हो, या कोई नवाचार, यानी कि आप ये समझ लीजिए इनोवेशन किया हो कुछ नया, है ना। तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। अब बात करते हैं आरबीआई को क्यों दिया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करूं, तो इसने अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक तो सारथी और एक प्रवाह, ये 2 पहल जो है ये शुरू किया था, और इसी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है वो आरबीआई ने जीता है। अभी आरबीआई के
26वें गवर्नर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। मैं कई बार बता चुका हूं, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। अभी नई नियुक्ति है और कई बार मैं आपको बता चुका हूं। बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, एक देश है ग्वाटेमाला। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ग्वाटेमाला की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जब नीचे की तरफ आएंगे आप, मैक्सिको से नीचे, यहाँ पर ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका स्थित है ग्वाटेमाला देश। ठीक है, कौन सा? ग्वाटेमाला। और यहीं पे है फ्यूगो ज्वालामुखी। और ये जो वल्केनो है ये आपका ना बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्यूगो वल्केनो या फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ग्वाटेमाला में स्थित है और इसके अंदर भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो आपको देश और ज्वालामुखी दोनों का नाम ध्यान रखना है। एग्जाम में स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ज्वालामुखी आपसे दे देगा, मिलान करने के लिए आपको 4 देशों के नाम दे देगा, 4 ज्वालामुखी के नाम दे देगा, आप मिलाते रहिए आप, है ना। कि जैसे जापान में कौन सा ज्वालामुखी, अमेरिका में कौन सा है ना, ईरान में कौन सा है, भारत में कौन सा है। तो ऐसे ही आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन देगा। तो जो चीजें करंट में मतलब चर्चा में रहती है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, स्टैटिक जीके की जो आपकी क्लास लेके आऊंगा ना, थोड़ा सा समय की कमी की वजह से आपकी वो क्लास नहीं आ पा रही है, तो उसके अंदर हर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, सिर्फ काम की चीजें मैं बताऊंगा उसके अंदर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं। ठीक है, जो पहले पूछी जा चुकी हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, सिर्फ काम काम की चीजें। बहुत सारा वो कुछ भी नहीं जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना कम रहती है या नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने? एटीएमए क्या है ना। तो एटीएमए की बात करूं तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं एटीएमए की, तो ये एक टायर बनाने वाली कंपनियों का ना एक संघ है, अपना खुद का एक क्या है, संघ है, जिसे एटीएमए कहा जाता है शॉर्ट में। सॉरी, जिसे शॉर्ट में एटीएमए कहा जाता है। और अभी जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरुण मामेन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे अरुण मामेन को देख रहे हैं। अरुण मामेन की बात करूं, ये एमआरएफ टायर्स का नाम आपने सुना होगा। एमआरएफ टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? अरुण मामेन। और यही बने हैं इसके अध्यक्ष। होता क्या है, ये टायर कंपनी का संघ है, जैसे सीएट टायर हो गया, अपोलो हो गया, एमआरएफ हो गया, तो बदल बदल के ना हर साल नए अध्यक्ष बनते रहते हैं। तो इस बार एमआरएफ के जो एमडी हैं वो बने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं बात करूं अगर ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी एटीएमए की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना होती है। और जो इसका हेडक्वार्टर है यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की कितनी नई संपत्तियों को शामिल किया गया है? तो अभी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं 6 नए स्थल। कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ये अस्थायी सूची है। देखिए, एक है स्थायी सूची। स्थायी सूची की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर में हमारे कितने स्थल शामिल हैं? 43। इसमें से अभी लेटेस्ट जो 43 है वो है असम का मोइदम। ठीक है, इस 43 में भी अगर मैं बात करूं तो अभी असम का मोइदम जो है वो 43वां विश्व धरोहर घोषित हुआ था। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 35 तो है आपके कैसे, सांस्कृतिक विश्व धरोहर, 7 है आपके कैसे, प्राकृतिक, और इसमें एक है आपका मिश्रित विश्व धरोहर इस 43 में। तो ये तो स्थायी वाले हो गए। जब कभी भी शामिल किया जाएगा नए हमारे विश्व धरोहर को, तो इसी अस्थायी सूची में से क्या निकाल करके शामिल कर लिया जाता है। तो जो अस्थायी सूची है, तो अब जो भारत के अस्थायी सूची के अंदर कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कुल संख्या हो गई है 62। ये अस्थायी की है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर, ये अलग है, मिक्स मत कीजिएगा, और ये अलग है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अभी 6 नए शामिल हुए हैं और ये जो 6 नए संपत्तियां जो शामिल हुई हैं, इसके बाद कुल संख्या अस्थायी सूची की यूनेस्को में कितनी हो गई? भारत की 62 हो गई है। कौन कौन सी है? तो एक बार ध्यान से देखिए कौन कौन से स्थल हैं। एक है आपका अशोककालीन शिलालेख स्थल, है ना, ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। एक है आपका मुद्दुमल मेगालिथिक मेनहीर, ये तेलंगाना राज्य में है। तो राज्य ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा 6 कौन कौन से वो 6 स्थल हैं। 1,
दो, फिर तीसरा कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है गुप्तकालीन मंदिर, ये आपका उत्तर भारत में है। फिर बुंदेला राजवंश के जो महल और किले हैं ये उस अस्थायी सूची में शामिल किया गया है ना। देखिए पीडी ये जो मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे इमेज में पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे ना आप इसके बारे में पूरी डिटेल चीजें एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है और जो जगह इंपॉर्टेंट है, बस ये दोनों चीजें आपको एग्जाम के लिहाज से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर की। ये 64 योगिनी मंदिर जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो मंदिर हैं ये आपको ध्यान रखना है ना। और एक और स्थल है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। अच्छा एक बार लिस्ट देखिए वो 6 स्थलों के कौन कौन से लिस्ट है। एक आपको ध्यान रखना 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा ध्यान रखिएगा। गुप्त मंदिर ये विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। बुंदेलों के महल और किले ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अशोकन शिलालेख ये भी कई राज्यों में फैला हुआ है। और मुदुमल मेगालिथ मेनहिद आपको तेलंगाना में ध्यान रखना है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये वो 6 नई संपत्तियां हैं जो अस्थायी सूची में जोड़ी गई हैं यूनेस्को की। ठीक है, ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है 6 के 6। अगला देखिए, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2025 कब मनाया है? तो अभी किसने मनाया है? आरबीआई ने मनाया है। नाम क्या है? डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2025। ये कब से कब तक मनाया गया है? तो ये मनाया गया, देखिए यहाँ पे 10 मार्च से लेके 16 मार्च दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया पेस डिजिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम छोटी है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा होने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से ही पता चल जाएगा इसका उद्देश्य क्या है। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस यानी जागरूकता वीक 2025। तो क्या है कि डिजिटल लेन देन के मतलब आप ये समझिए कि जो मतलब पहल है उसके बारे में बताना, ठीक है, और लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना जो है शुरू की है? तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना जो शुरू की है वो शुरू किया है अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इस योजना के तहत जो राजस्थान के चयनित 534 ऐसे सरकारी स्कूल है जिनका चयन किया गया है, और इसमें से 8वीं, इन सरकारी स्कूलों में से 8वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, जो विद्यार्थी हैं वो चुने जाएंगे, और कम से कम 30 छात्र जो है वो एक स्कूल से चुने जाने वाले हैं। और होगा क्या, चयन कैसे होगा? तो स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के आधार पर इन बच्चों का चयन किया जाएगा, और फिर इन्हें ना पुलिस के द्वारा क्या दी जाएगी, स्टूडेंट पुलिस, नाम से ही पता चल रहा है ना, तो पुलिस के द्वारा क्या दी जाएगी, इन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। और राजस्थान सरकार ने इसके लिए 2.67 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर रखा है। ठीक है, तो इतना बजट रख रखा है। अच्छा, अब ये जो बच्चे हैं ये राजस्थान पुलिस के साथी बनेंगे, यानी उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो राजस्थान पुलिस के साथी कौन हो गए? ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये 8वीं से 12वीं तक जिनका चयन किया गया है, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस के द्वारा स्टूडेंट को। नाम क्या है इस योजना का? स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, जो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, वरुण अभ्यास 2025 का जो आयोजन है ये भारत और फ्रांस के बीच में, ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया वरुण अभ्यास। और इस बार कौन सा संस्करण है इसका? तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज तो ये कि ये आपका ना एक नौसैनिक अभ्यास है। ये देखिए क्या है, नौसैनिक अभ्यास। इस बार इसका जो संस्करण है वो 23वां संस्करण है। इसका आयोजन 19 से लेकर के 22 मार्च तक हो रहा है। कहां पर? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आईएनएस विक्रांत है हमारा, जो युद्धपोत है ना, आपको ध्यान रखना है, एक आईएनएस विक्रांत और एक आपको ध्यान रखना है लड़ाकू विमान मिग 29। ये जो आप देख रहे हैं ना मिग 29, ये जो ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और ये हमारा जो है आईएनएस विक्रांत, इन दोनों ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्करण याद रखिएगा,
कहाँ पर आयोजन हुआ है वो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है, और भारत की तरफ से किस किसने पार्टिसिपेट किया है वो आपको इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड किसने शुरू किया है? तो ये जो शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली में जो अब मनचले हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, जो सीटी बजाते हैं, उनकी खैर नहीं है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो करके एक शुरू किया गया था, आपको याद हो, एक स्क्वाड, सेम उसी की तर्ज पे ना ये शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया गया है। ऐसे मंचलों को ना शिष्टाचार सिखाएगी कौन? दिल्ली की पुलिस सिखाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, हाल ही में इसरो ने कहां पर श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है? ये जो थर्मल रिसर्च सेंटर है इसका नाम श्री एस रामकृष्ण के नाम पे रखा गया है, और इसरो ने कहां पर शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो इसरो और आईआईटी मद्रास ये दोनों ही चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अभी इसरो के जो अध्यक्ष है वी नारायण, उन्होंने आईआईटी मद्रास में इसको लॉन्च किया है, और ये जो सेंटर है ये स्पेस क्राफ्ट के थर्मल मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो आप समझ सकते हैं कि हम कोई भी चीज अगर स्पेस के लिए स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, है ना। तो इस रिसर्च सेंटर का काम ये रहेगा कि ये स्पेस क्राफ्ट के थर्मल मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसकी बात कर रहे हैं? स्केचर्स। स्केचर्स की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, एक स्नीकर कंपनी है, और ये जो स्नीकर की कंपनी है ये आपको ध्यान रखना है एक अमेरिकन कंपनी है। क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है जो जूते बनाती है। क्या करती है? जूतों की कंपनी है, और इसके अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इमेज देख करके आप समझ गए होंगे, भारत के जो फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं पे शुभमन गिल, अभी नाम आपने सुना होगा, अभी MRF टायर के जब भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये भी आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। जो आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में विक्रम 3201 और कल्याण 3201, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, कल्याण नहीं है, ये कल्पना है, इसे करेक्ट कीजिएगा। क्या है? कल्पना, है ना, करेक्ट कीजिएगा, कल्पना 3201, कल्याण नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कल्पना है। तो नाम ध्यान रखिएगा, एक है विक्रम और एक है कल्पना। ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, इसे विकसित किसने किया, किसने डेवलप किया है? तो इसे इसरो ने डेवलप किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। दरअसल ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो पूरी तरीके से आप ये कहिए कि स्वदेश निर्मित है ना, स्वदेशी है। और इसका जो यूज होने वाला है कहाँ पर? तो इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम स्पेस के काम में, अपने अंतरिक्ष के कामों में करेंगे, जैसे लॉन्चिंग व्हीकल हो गया, उसमें यूज कर सकते हैं, और आगे चल करके इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है। फिलहाल इसे इसरो ने विकसित किया है। नाम ध्यान रखिएगा, एक का नाम क्या है? विक्रम, और एक का नाम है कल्पना। ये दोनों ही हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है 32 बिट का, और ये पूर्णतः स्वदेशी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट से, आपके एग्जाम का जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश फुटबॉल लीग कप 2025 किसने जीता है? जैसे अपने यहाँ पे संतोष ट्रॉफी होती है ना, और जैसे होता है ना घरेलू टूर्नामेंट अपने यहाँ पे फुटबॉल का, तो वैसे ही इंग्लैंड के अंदर ये फुटबॉल का घरेलू टूर्नामेंट है ना। इंग्लैंड में जो ये पुरुषों की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसके अंदर पुरुष खेलते हैं सिर्फ, और इसे जीता किसने है? इसे जीता है न्यू कैसल यूनाइटेड ने। न्यू कैसल यूनाइटेड ने इसको जीता है, किसको हरा करके? तो लिवरपूल को हरा करके न्यू कैसल यूनाइटेड ने इसको अपने नाम किया है, इस किताब को। बात करें अगर यहाँ पर, तो इसे काराबाओ कप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काराबाओ कप जो है इसे कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब इसी टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? काराबाओ कप। तो याद हो जाएगा, आई होप। चलिए, आज के लिए इतना काफी सफिशियंट है ना। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क, इसी को बनाया गया 58वां टाइगर रिजर्व। और ये जो है आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका
मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? मैंने आपसे 57वां भी पूछा था, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया था रातापानी। ध्यान रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आप उसके आंसर दिया कीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। और लाइक का टारगेट रखा है मैंने 100 लाइक का, तो आप ना 100 लाइक जो है इस टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प किया कीजिए, ताकि मुझे क्या है इस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि आईक्यू एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, विश्व का सबसे प्रदूषित देश। और मैंने जब आपको चीजें पढ़ाई थी तो मैंने देश पढ़ाया था, शहर पढ़ाया था और राजधानी पढ़ाई थी। तो आपको तीनों चीजें बतानी है कि विश्व की का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, वो तो बताना ही है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, कौन से देश की राजधानी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये तीनों चीजें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एज इट इज सेम यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए काफी हेल्प रहने वाली है आप लोगों को। और कल से जो आपकी क्लास होगी ना वो रेगुलर होगी, आपकी मॉर्निंग में क्लास अपलोड हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। होली पर नेटवर्क ना आने की वजह से मैं गांव में फंस गया था, और नेटवर्क नहीं आने की वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब गांव में नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी गांव बहुत कम जाता हूँ, है ना, तो बहुत कम गया हूँ गांव, तो इतना आइडिया था नहीं मुझे कि वहां पे नेटवर्क की परेशानी होगी। तो फिलहाल अब जो है आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी, बेफिक्र होकर रहिए, और सारी चीजें जो है आपकी कवर भी की जाएंगी। और आपके जो लोग भी आरओ के एग्जाम दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी के, है ना, उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो कराया जा रहा है, उसकी डेट आ गई है 27 जुलाई को। एग्जाम की डेट आई हुई है, लग जाइए अच्छे से मेहनत से, है ना, आपका कवर हो जाएगा। और नहीं होगा तो टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस बैच शुरू कर देंगे आरओ के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।